इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो प्रॉब्लम्स हम इसकी वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का एक परमानेंट हमारे पास साधन ना होना इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इंडियन एग्रीकल्चर में हम क्रॉप फार्मिंग के लिए डिपेंड होते हैं रेनफॉल पर। ठीक, और हमारे पास परमानेंट कोई इरिगेशन का मेथड नहीं है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेफिशिट की सिचुएशन है। हम रेन वाटर पर डिपेंड होते हैं और इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है अच्छी रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। और अगर ड्रॉथ हो गई, ड्रॉथ का मतलब अगर सूखा पड़ गया तो आउटपुट का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन पर हम डिपेंड। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो इंडियन फार्मर्स को फेस करना होता है वो ये है कि उनके पास फाइनेंस नहीं होता, यानी कि एग्रीकल्चर पर लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। देखिए ऐसा है कि जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, अगर फार्मर इनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा उधार लेता है, जैसे कि महाजन या किसी मनी लेंडर से या किसी लैंड या फिर किसी लैंडलॉर्ड से या किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से अगर कोई स्मॉल फार्मर पैसा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देनी होती है उस पैसे पर। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो लोन है वो बढ़ता जाता है और वो गरीबी की चक्र में फंस जाता है ना। तो अगर किसी फार्मर को यहाँ पर अगर लोन की आवश्यकता है या फाइनेंस चाहिए तो उसे किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। ठीक है, बैंक से लोन लेना चाहिए, तभी उसको लोन की दर कम देनी होती है और वो गरीबी के चक्र में यानी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में नहीं फंसता। ओके, पॉइंट है कन्वेंशनल आउटलुक। तो एग्रीकल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो है कन्वेंशनल आउटलुक। इसका ये मतलब है कि जो फार्मर है वो अभी भी इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी को या फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ नहीं कर रहा। ठीक, यानी कि फार्मिंग तो कर रहा है फार्मर, इंडिया का एग्रीकल्चर कर रहा है, लेकिन वो मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सिर्फ सस्टेंस फार्मिंग ही कर पाता है। आजकल जो फार्मिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो एक बिजनेस वेंचर बन गई है ना। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्म्स में प्रोडक्शन किया जाता है ना, और उससे सभी फ़ायदा उठाते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। लेकिन इंडिया में आज भी ये एक बहुत पुराना ज़रिया है अपना क्या कहते सर्वाइव करने का। ओके, सो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होता है वो सिर्फ सस्टेंशियल एग्रीकल्चर होता है। क्रॉप जो अर्न करता है एक फार्मर, ग्रो जो करता है वो सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल आउटलुक है वो एक बेसिकली प्रॉब्लम है जिसमें हम पुराना तरीके ही यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, नए तरीके से फार्मिंग को और फार्मिंग की फील्ड को हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं लोगों के पास, ज़मीन के जो छोटे छोटे होल्डिंग्स हैं, जो टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं। यानी कि ज़मीन के अगर किसी व्यक्ति के पास 5 टुकड़े हैं और पांचों टुकड़े अलग अलग जगह पर हैं, बिखरे हुए हैं, तो वो ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर पाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यदि उसके पास एक टुकड़ा है फार्मिंग के लिए, यानी कि एक ज़मीन का होल्डिंग है और बड़ी ज़मीन का होल्डिंग है, तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर सकता है वो, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, तो वो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर होल्डिंग पर ध्यान नहीं दे पाएगा और जिसकी वजह से वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएगा और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप, यानी कि जो एग्रेरियन मीन्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेशनशिप में यानी मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कैसा है, एक्सप्लॉयटेशन वाला, यानी कि शोषण होता है उसमें। जो लैंडलॉर्ड है वो टीनेंट्स का कहीं ना कहीं शोषण करता है। जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो ज़्यादातर अपनी ज़मीन से दूर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं।
ठीक। और वो फार्मिंग की ज़्यादा चिंता भी नहीं करते हैं, वो डिपेंड होते हैं रेंटल इनकम पर। मतलब कि जिस व्यक्ति ने उसकी ज़मीन उधार ली है यानी कि रेंट पर ली है ना, वो उस पर जो फार्मिंग कर रहा है उससे उसे जो रेंट मिल रहा है वो सिर्फ उस रेंट पर डिपेंड करता है। लैंडलॉर्ड को बाकी किस प्रकार की फार्मिंग हो रही है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो एक्चुअल जो टिलर होता है सॉइल का वो कौन होता है, वो होता है टीनेंट। और और जो लैंडलॉर्ड होता है उसको हाई रेंट से मतलब होता है ना। तो इस प्रकार से जो लैंडलॉर्ड और जो टीनेंट्स होते हैं इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते, है ना। जो लैंडलॉर्ड होता है वो शोषण करता है किसका, टीनेंट का। तो ये भी एग्रीकल्चर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिसकी ज़मीन है वो एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देता, है ना, वो वहाँ से वो एग्रीकल्चर के समय वहाँ नहीं रहता, उसको सिर्फ अपनी रेंटल इनकम से ही मतलब है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की इंडिया में। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इट डू नॉट हैव अ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें सेल करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर उसकी और प्रॉपर मार्केट होना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी जो फार्मिंग के दौरान जो प्रोडक्शन होता है जिन फार्म प्रोडक्ट्स का, उन फार्म प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो अपना आउटपुट लोकल मार्केट में ही सेल कर देते हैं कम रेट्स पर, है ना। और जिसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता। तो और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े बड़े शहरों में जाकर काफ़ी ज़्यादा दामों पर बेचे जाते हैं, है ना। जिससे जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं उन फार्म प्रोडक्ट्स का उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। मनी लैंडर्स का, महाजन का, ये लोग स्मॉल फार्मर्स से काफ़ी कम दामों पर उनकी जो प्रोडक्ट हैं, वो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, उनको ख़रीद लेते हैं और फिर इंटरमीडिएट्स के थ्रू इनको बड़ी सिटीज़ में काफ़ी अच्छे रेट पर सेल किया जाता है। तो इससे जो फ़ायदा होता है वो मिडिल मैन का या इंटरमीडिएटरीज का होता है और फार्मर्स का फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में फार्मर को एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की आवश्यकता है और ये प्रॉब्लम है हमारे देश में एग्रीकल्चर की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter is the agrarian reform or the reform in agriculture. Agrarian means in the field of agriculture, तो agrarian reforms. So agriculture में सुधार की आवश्यकता है, ये आप सबको मालूम है। तो agriculture में जो सुधार की आवश्यकता है उसके लिए कुछ reforms हैं, कुछ सुझाव हैं, तो उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, सो विद द व्यू टू टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो इंडियन एग्रीकल्चर्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ मेजर्स इंडिपेंडेंस के बाद से यूज़ करने शुरू किए हैं। इनको पॉपुलरली एग्रीगेन रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाते हैं। और अब हम इनके कैटेगराइज्ड जो कैटेगरी है, जो उनको कैटेगराइजेशन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो लेट जस्ट सी दिस। यहाँ पर जो एग्रीगेन रिफॉर्म है वो यहाँ पर 3 टाइप के रिफॉर्म है। पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और तीसरा है आपका जनरल रिफॉर्म। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल रिफॉर्म की। तो टेक्निकल रिफॉर्म में 5 टाइप के रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले हाई हील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना क्रॉप्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करना और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मैकेनिज्म तरीके से यूज़ करना, ठीक है, यानी कि मशीन्स यूज़ करना कल्टीवेशन के लिए। अगला है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि ये लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो बीच में चीज़ों को खरीद के किसी दूसरे लोगों को बेचते हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं या जो मिडिल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट करना, ठीक है। रेंट को रेगुलेट करना, यानी कि रेंट का एक मिनिमाइज रेट फिक्स कर देना। होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, यानी कि किसी एक फार्मर पे, किसी एक लैंडलॉर्ड पे ज़्यादा बड़ी ज़मीन का हिस्सा ना हो। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी और सरप्लस लैंड, इसमें क्या है कि जो लैंड के जो हिस्से हैं वो फिक्स कर देना। लैंड होल्डिंग की सीलिंग करना का मतलब है कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड फिक्स कर देना कि किसी एक व्यक्ति के पास इससे बड़ी लैंड का ज़मीन नहीं हो सकता। और किसी व्यक्ति के पास अगर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ लैंड से ज़्यादा बड़ी लैंड है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना गरीब किसानों और मज़दूरों में, ठीक। ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, है ना। कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि मिलके फार्मिंग करना,
ठीक। अगला है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंशन करने के बारे में गवर्नमेंट ने जोर दिया है। क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए प्रोविजंस इस्टेब्लिश किए हैं। क्रेडिट यानी कि लोन प्रोवाइड कराना, ठीक। रेगुलेटेड मार्केट बनवाना, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाना और प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करना, ये जनरल रिफॉर्म्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, सो लेट जस्ट सी टेक्निकल रिफॉर्म्स। ओके, बात करेंगे सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। तो जो सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म है उसमें हाई हील वैरायटी सीड्स को यूज़ कराना। तो 1965 से हमारे पास अच्छी क्वालिटी के सीड यानी कि बीज उपलब्ध हैं, है ना, और वो वैरायटी जो सीड की वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो हाई हील वैरायटी सीड्स को यूज़ करना, स्पेशली वीट, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार और कॉटन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। और यही ब्रेक थ्रू हमें मिला था किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई हील वैरायटी सीड को ज़्यादा यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने सेटअप किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, है ना, जिसका काम यही है कि हाई हील वैरायटी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि ऐसे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हों, ठीक। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो हम लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, और टाइम के साथ हमने प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ किया है, किसके साथ, केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ। 2017 से 18 का डाटा हमें ये दिखाता है कि हमने करीबन 265.9 लैक्स ऑफ टन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, और जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिले इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू यूज़ द insecticide and pesticide for the crop protection। क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनको संभालने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो कीड़ों मकोड़ों द्वारा, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमें यूज़ करने चाहिए। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी किया जा सके किसी डिसीज़ से या फिर किसी इंसेक्ट से। तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। 14 central plant protection centers has been set up in this respect। तो इसी के लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं, सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वर एडॉप्टेड। तो प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, जो HYV टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए प्रोडक्शन के लिए। आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये व्यक्ति है और इस प्रकार से ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स को और पेस्टिसाइड्स को देखिए खेतों में छिड़क रहा है, जिसकी वजह से कीटनाशक कहते हैं इंसेक्टिसाइड को, है ना, जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और फसल स्वस्थ होती है और ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सो साइंटिफिक कल्टीवेशन ये कन्वेंशनल फार्मिंग के अगेंस्ट है, यानी कि कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब होता है पारंपरिक रूप से जो खेती करते आ रहे हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग। तो हम साइंटिफिक फार्मिंग को यूज़ करेंगे ओवर कन्वेंशनल फार्मिंग। ओके, तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड हैं फार्मिंग के जो हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी। देखिए, फार्मिंग करते समय हमें देखना होगा कि हमें किस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना है, यानी कि सिलेक्ट करना होगा क्रॉप को और उसकी क्वालिटी को भी, ठीक। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें फार्मिंग से पहले और फार्मिंग के दौरान सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, फर्टिलाइजर्स ऐड करने होंगे उसके साथ। रोटेशन ऑफ क्रॉप, एक ही ज़मीन पर काफ़ी सालों तक एक ही प्रकार की खेती नहीं करनी चाहिए, अलग अलग टाइप की फार्मिंग करनी चाहिए, इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, वरना उस ज़मीन से एक ही प्रकार की जो द्रव्य हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। अगला है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड में हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स को, यानी कि बीजों को सिलेक्ट करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए,
यानी कि खेती के लिए। अगला है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स बिसाइड्स अदर, है ना। फर्टिलाइज़र्स को भी हमें यानी कि अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र्स हमें देखना चाहिए प्रोडक्शन के समय, है ना। तो इस कनेक्शन में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए गए गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें लोगों को फार्मर्स को बताया गया कि किस प्रकार से वो मॉडर्न और साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। ओके, एज मैनी एज 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर इंगेज इन प्रमोटिंग रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर और साइंटिफिक कल्टीवेशन। देखिए, हमारी कंट्री में 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई हैं जो एंगेज हैं ऑलरेडी साइंटिफिक कल्टीवेशन को रिसर्च करने के लिए, यानी कि वो एग्रीकल्चर कुल मिला के इन चीज़ों से प्रमोट होगा, है ना। और एग्रीकल्चर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। अगला है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन हमें करना है लेकिन तरीके से करना है ना। किस प्रकार से करना है वो हम देखते हैं। मशीनों का प्रयोग करके हमें कल्टीवेशन करना है। सेवरल मेजर्स हैज़ बीन टेकन। कुछ तरीके हम यूज़ करते आए हैं जिसमें हमें कल्टीवेशन के लिए मशीनों का यूज़ करना होगा, है ना। एक स्मॉल फार्मर मशीन्स, एग्रीकल्चर जो मशीन्स हैं, अगर उसको बाय करता है, ठीक है, और किस प्रकार से बाय करता है, चीप क्रेडिट फैसिलिटी को यूज़ करके। यानी कि मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी फार्मर को मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं और उसको परचेज़ करने हैं तो वो किसी ऐसी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर बैंक को अप्रोच करता है ना, कि वो उसको सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करे, यानी कि चीप क्रेडिट फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, स्मॉल्स और मार्जिनल फार्मर एजेंसीज़ भी हैं, है ना। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी कहते हैं जिसको, है ना, और कमर्शियल बैंक। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सस्ता लोन प्रोवाइड कराते हैं किसको, फार्मर्स को, ताकि फार्मर भी अच्छे प्रकार से मशीन्स का यूज़ कर पाए किसमें, एग्रीकल्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो फार्मिंग में, ठीक। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, सभी स्टेट्स में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेटअप फॉर द पर्पस। हर स्टेट में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेटिव्स यानी और कॉरपोरेशन सेटअप की गई हैं इसी पर्पस के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो मशीन यूज़ करें अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में। ओके।